नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज से आप सभी के थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हो गई हैं। क्लास थोड़ा लेट शुरू हुई हैं, लेकिन आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो। समय से सारा का सारा कोर्स समाप्त कर दिया जाएगा। बहुत समय से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कब से शुरू होंगी। तो आप सभी के इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस आज से शुरू कर दी गई हैं। अब आप सभी एक भी वीडियो मिस ना करना और अभी से एक एक चैप्टर बेसिक से तैयार कर डालिए, जिससे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। क्योंकि जो स्टूडेंट शुरुआत से मेहनत नहीं करते हैं और जब 10 या 15 दिन एग्जाम के बचते हैं तब तैयारी शुरू करते हैं, तो उनकी अच्छी तैयारी नहीं हो पाती है। गणित एक ऐसा विषय है जिसकी प्रैक्टिस हमेशा चलती रहनी चाहिए। बीच में प्रैक्टिस बंद कर देने से फार्मूला आज भूलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आप सभी लोग गणित का पूरा कोर्स बेसिक से पढ़िए। मैं गारंटी लेता हूं कि एक कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट को भी गणित सिखा दूंगा। अभी आप लोगों की गणित की क्लासेस पहले वाले टाइम यानी कि शाम 7 बजे से ही चलेंगी। अगर इस टाइम आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो क्लास लेने में तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास का टाइम चेंज भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित की इकाई फर्स्ट अनुपात एवं समानुपात को पढ़ाऊंगा। और देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट है अनुपात। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अनुपात किसे कहते हैं। तो देखिए, दो समान राशियों का संबंध यदि यह व्यक्त करे कि प्रथम राशि दूसरी राशि में कितनी बार सम्मिलित है, तो ऐसे संबंध को अनुपात कहते हैं। पुनः एक बार अनुपात की परिभाषा देख लीजिए कि दो समान राशियों का संबंध यदि यह व्यक्त करे कि प्रथम राशि दूसरी राशि में कितनी बार सम्मिलित है, तो ऐसे संबंध को अनुपात कहते हैं। और देखिए, अनुपात को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए, ऐसा चिन्ह होता है, इस प्रकार से लगाया जाता है। तो देखिए, दो समान राशियां जैसे मान लीजिए ए तथा बी हैं, तो इनका अनुपात जो होता है वो क्या होता है, ए को बी से भाग करने पर प्राप्त होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए दो समान राशियां ए और बी हैं, तो ए को बी से भाग करने पर इनका जो अनुपात है वो प्राप्त होता है। इसको जो है इस रूप में भी लिखा जा सकता है, ए अनुपात बी। और देखिए, इस प्रकार से भाग के रूप में यानी कि बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। इसको ए बटे बी कहेंगे और इसको ए अनुपात बी बोलेंगे। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा ए और बी का अनुपात। और देखिए, ये अनुपात का चिन्ह है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग अनुपात का मतलब समझ गए होंगे। अब देखिए, कुछ अनुपात के गुण होते हैं, वो गुण देख लेते हैं कि अनुपात के गुण क्या होते हैं। तो देखिए, अनुपात के गुण कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, पहला गुण है, यदि किसी अनुपात के पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों का एक समान संख्या से गुणा किया जाए तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि मान लीजिए कोई अनुपात इस प्रकार से दिया हुआ, जैसे ए अनुपात बी, और इसमें किसी समान संख्या से मान लीजिए कोई समान संख्या है, मान लीजिए के है, गुणा करेंगे तो अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर ए का के से गुणा होगा तो हो जाएगा ए के, और यहाँ पर बी का के से गुणा होगा तो हो जाएगा बी के। और इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, ऊपर ए के हो जाएगा और यहाँ पर बी के हो जाएगा, और के से के कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर ए अपान बी पुनः आ जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी अनुपात दिया हो, उसके अंश और हर में किसी समान संख्या से गुणा करने पर कोई भी फर्क जो है अनुपात पर नहीं पड़ेगा। यानी कि वही जो है अनुपात पुनः आ जाएगा। तो इस प्रकार से एक गुण ये हो जाएगा। फिर देखते हैं दूसरा गुण। तो देखिए, दूसरा गुण है, यदि किसी अनुपात के पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों का समान राशि से भाग दिया जाए तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए बताया गया है कि गुणा करने पर कोई फर्क जो है अनुपात पर नहीं पड़ता है। और दूसरा है, देखिए इसका गुण, कि मान लीजिए कोई समान अनुपात दिया हुआ है और उसमें अगर हम किसी समान संख्या से भाग करें तब भी जो है उसके अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम के से इस प्रकार से भाग करेंगे तब भी जो है क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ए अपान के, इस प्रकार से देखिए ए अपान के होगा और उसके बाद अपान बी अपान के होगा। फिर देखिए, इसका इसके साथ में गुणा होगा और इसका इसके साथ में गुणा होगा। तो यहाँ पर देखिए
पुनः आ जाएगा ए के अपान बी के, और इस प्रकार से के कैंसिल हो जाएगा तो पुनः ए अपान बी आ जाएगा। तो इस प्रकार से चाहे किसी भी अनुपात में, यानी कि जो अनुपातिक पद हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद, इसमें अगर किसी भी समान संख्या से गुणा करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और किसी भी समान संख्या से भाग करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि वही अनुपात रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब देखते हैं थर्ड नंबर। देखिए थर्ड गुण क्या है, तो देखिए दो या दो से अधिक अनुपातों की तुलना उनके हारों को समान बनाकर की जा सकती है। यानी कि कोई दो अनुपात मान लीजिए दिए हुए हैं, तो दो या दो से अधिक अनुपात दिए हुए हैं, तो उनकी तुलना हमेशा जो है हर को समान करके ही की जा सकती है। अगर हम हर समान नहीं करेंगे तो उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। यानी कि मान लीजिए भिन्न संख्याएं दी हुई हैं, भिन्न के रूप में संख्याएं दी हुई हैं, और जो है उनको अगर हमको छोटा या बड़ा डिसाइड करना है कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी है, तो जब तक हम उनके हर समान नहीं करेंगे तब तक हम जो है छोटी और बड़ी भिन्न डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है छोटी और बड़ी भिन्न, या कह लीजिए कि हमको जो अनुपात दिए हुए उनकी तुलना करना है, तो इसके लिए हरों को समान करना बहुत जरूरी है। तो ये हो जाएगा तीसरा गुण। अब बात करते हैं अनुपात की ध्यान देने योग्य बातें, यानी कि अनुपात में हमें किन किन बातों का ध्यान देना जरूरी है, ये देख लेते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि अनुपात समान प्रकार तथा समान मात्रक की दो राशियों में होता है। यानी कि समान प्रकार तथा समान मात्रक की दो राशियों में होता है, यानी कि उनके मात्रक या कह लीजिए उनकी इकाई समान होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ग्राम का जो है किलोग्राम में अनुपात ज्ञात करना है, तो हमको किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, और या तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। यानी कि दोनों को एक इकाई में जब तक नहीं करेंगे तब तक उनका अनुपात नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट हो जाएगा कि अनुपात समान प्रकार तथा समान मात्रक की दो राशियों में होता है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। यानी कि हम अनुपात तभी ज्ञात कर सकते हैं जब दोनों जो पद दिए हुए हैं वो दोनों एक इकाई में हों, वो चाहे किलोग्राम हो, चाहे ग्राम हो, या लीटर हो, या मीटर और जो है किलोमीटर हो। यानी कि इन सभी को एक इकाई में चेंज करना पड़ेगा, तभी जो है इनके अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। फिर देखिए दूसरा पॉइंट है दो राशियों के बीच अनुपात प्रथम राशि को दूसरी राशि से भाग देने पर प्राप्त होता है। दो राशियों के बीच अनुपात प्रथम राशि को दूसरी राशि से भाग देने पर प्राप्त होता है। यानी कि मान लीजिए कोई दो राशियां हैं और उनके बीच का अगर हमको अनुपात ज्ञात करना है, तो प्रथम राशि को दूसरी राशि से जब भाग देंगे तब उनका अनुपात प्राप्त होगा। यह भी ऊपर अनुपात में आप लोगों को बताया जा चुका है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि अनुपात को लघुत्तम रूप में व्यक्त करते हैं। अनुपात को मतलब लघुत्तम रूप में, यानी कि सरल पदों में भी व्यक्त करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि अनुपात एक निरपेक्ष संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं है। अनुपात एक निरपेक्ष संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं, यानी कि अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दोनों राशियों को एक ही संख्या से गुणा करने अथवा भाग देने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि जो ऊपर पॉइंट बता चुके हैं सेम वही है कि मान लीजिए अनुपात में कोई भी संख्याएं हैं, तो उनमें अगर समान संख्या से ऊपर और नीचे गुणा या भाग करते हैं तो उस अनुपात पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि दो राशियों ए तथा बी को अनुपात के पद कहते हैं। मान लीजिए कोई राशियां इस प्रकार से हैं, जो है ए अनुपात बी, मान लीजिए ये अनुपात के रूप में है, तो इसका जो ये पद है इसको कहेंगे पहला पद, और जो ये पद है इसको कहेंगे उत्तर पद। तो इसको जो है पहले पद को पूर्व पद भी कह सकते हैं और इस दूसरे वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। तो इस प्रकार से ए को पूर्व पद और बी को उत्तर पद कहेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है दो अनुपातों की तुलना करने के लिए प्रत्येक अनुपात के हरों को समान बनाकर इनके अंशों की तुलना
करते हैं अथवा प्रत्येक अनुपात के अंशों को समान बनाकर इनके हरों की तुलना करते हैं। यानी कि कोई भी अनुपात में संख्याएं दी हुई हैं तो उनकी तुलना हमेशा हम या तो हरों को समान कर लेते हैं और या तो अंशों को समान कर लेते हैं, तभी उनकी तुलना जो है एक दूसरे से कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर देखिए मिश्रित अनुपात। तो यहाँ पर देख लेते हैं मिश्रित अनुपात किसे कहते हैं। तो देखिए अनुपातों को निरूपित करने वाली भिन्नों को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उन अनुपातों का मिश्रित अनुपात कहलाता है। पुनः एक बार इसकी परिभाषा देख लीजिए। अनुपातों को निरूपित करने वाली भिन्नों को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उन अनुपातों का मिश्रित अनुपात कहलाता है। मान लीजिए यहाँ पर जैसे A अनुपात B दिया हुआ है और C अनुपात D दिया हुआ है और मान लीजिए X अनुपात Y दिया हुआ है, तो हम जो है मिश्रित अनुपात किसे कहेंगे। तो जब हम इन अनुपातों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, मान लीजिए A अनुपात B जैसे है यहाँ पर, गुणे C अनुपात D हो जाएगा, गुणे X अनुपात Y हो जाएगा, तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, A इंटू C इंटू X, और यहाँ पर देखिए B इंटू A इंटू वाई। तो जो ये गुणनफल प्राप्त होगा ये क्या होगा, मिश्रित अनुपात होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनुपातों को निरूपित करने वाले भिन्नों को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उन अनुपातों का मिश्रित अनुपात कहलाता है। अब बात करते हैं समानुपात किसे कहते हैं। तो देखिए यदि चार राशियां इस प्रकार हों कि प्रथम राशि का द्वितीय राशि से वही अनुपात हो जो तृतीय राशि का चतुर्थ राशि से, तो चारों राशियां समानुपाती कहलाती हैं। मान लीजिए ABCD इस प्रकार हैं कि A अनुपात B बराबर C अनुपात D। तो ABCD क्या होंगे, ये ABCD ये पद हैं, ये क्या होंगे, समानुपाती होंगे। और देखिए समानुपात को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जो ये चिन्ह लगा हुआ है इसको जो है समानुपात का चिन्ह कहते हैं। तो इसको इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और देखिए समानुपात में चार पद होते हैं। A को प्रथम पद, B को द्वितीय पद और C को तृतीय पद और D को चतुर्थ पद कहते हैं। प्रथम और अंतिम पद को दूरस्थ पद और जो ये बीच वाले पद होते हैं इनको मध्यस्थ पद भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो प्रथम पद और सबसे लास्ट वाला अंतिम पद जो होता है इसको दूरस्थ पद और जो बीच वाले पद होते हैं इनको मध्यस्थ पद भी कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं अनुलोमानुपात और प्रतिलोमानुपात। तो देखिए अनुलोमानुपात किसे कहते हैं और प्रतिलोमानुपात किसे कहते हैं। तो देखिए ऐसे समानुपात को जिसमें एक राशि के बढ़ने से उससे संबंधित दूसरी राशि जो होती है वो भी बढ़ती है, तो इसको जो है अनुलोमानुपात कहते हैं। और प्रतिलोमानुपात क्या होता है, ऐसा समानुपात जिसमें एक राशि के बढ़ने से उससे संबंधित राशि का मान घटे या उसी राशि के घटने पर उससे संबंधित राशि का मान बढ़े, तो इसको क्या कहते हैं, प्रतिलोमानुपाती कहते हैं। यानी कि अनुलोमानुपात में क्या होता है कि जो ऐसा समानुपात जिसमें एक राशि के बढ़ने से उससे संबंधित राशि का मान बढ़े और उसी राशि के घटने पर उससे संबंधित राशि का मान घटे, तो उसको क्या कहते हैं, अनुलोमानुपात कहते हैं। और इसी के जस्ट उल्टा होता है प्रतिलोमानुपात। यानी कि ऐसे समानुपात को जिसमें एक राशि के बढ़ने से उससे संबंधित राशि का मान घटे या उसी राशि के घटने पर उससे संबंधित राशि का मान बढ़े, तो इसको क्या कहते हैं, प्रतिलोमानुपात कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए 5 पुस्तकों का मूल्य जैसे 60 रुपया है तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा, यानी कि 5 पुस्तकें थी तो उनका मूल्य 60 रुपये था। अब 12 पुस्तकें यानी पुस्तकें बढ़ गई हैं तो इनका मूल्य भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये अनुलोमानुपात हो जाएगा। लेकिन प्रतिलोमानुपात क्या हो जाएगा, जैसे कहा गया कि 8 आदमी एक काम को 24 दिन में करते हैं तो 16 आदमी उनको कितने दिन में करेंगे। यानी कि आदमियों की संख्या कम थी तो दिन क्या लगे, ज्यादा लगे, और जब आदमियों की संख्या ज्यादा हो गई तो दिन कितने लगेंगे, कम लगेंगे। तो इस प्रकार से इसमें हो जाएगा प्रतिलोमानुपात। तो इस प्रकार से अनुलोमानुपात और प्रतिलोमानुपात को समझा जा सकता है।
तो इस प्रकार से फर्स्ट चैप्टर में बेसिक में सिर्फ इतना ही था, और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।